नमस्कार दोस्तों संस्कृत व्याकरण की क्लास नंबर 2 आज हम लेकर आए हैं। जो आपकी सभी टेट भर्तियां सी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, एमपी टेट हो, आर टेट हो या किसी भी राज्य की अगर टेट है जैसे बी टेट, यूके टेट, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी बता रहा हूं मित्रों, जो छंद प्रकरण है इससे एग्जाम के अंदर आपको 1% है जो मिलने वाला है और उसको आप ट्रिक के साथ, गारंटी के साथ कैसे सोल्व कर सकते हैं आज के इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। बस आशा आपसे यही है कि जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं एक बार सभी सोशल साइट पर इसको शेयर जरूर करते जाइए, अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ते जाइए। दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं छंद प्रकरण की ओर। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो नॉर्मल जानकारी है वो ले लेते हैं। दोस्तों छंद के ज्ञाता कौन है? आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं है कि आया नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है। छंद के ज्ञाता है पिंगल मुनि। तो छंद के ज्ञाता कौन है मित्रों? पिंगल मुनि है। दोस्तों छंद का शाब्दिक अर्थ होता है पद्य से। क्या? पद्य से। छंद पद्य होता है दोस्तों, पद्य, जो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो छंद का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आपको क्या करना है? पद्य। दोस्तों छंद शब्द में छद धातु है जिसका अर्थ है आवरण अथवा ढकना। सीधा क्वेश्चन आया था एक बार कि छंद के अंदर धातु कौन सी है? छद धातु है। दोस्तों कौन सी धातु प्रयुक्त हो रही है छंद के अंदर? छद धातु प्रयुक्त हो रही है। इस चीज का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। दोस्तों तो वापस देख लीजिए, छंद के ज्ञाता पिंगल मुनि, शाब्दिक अर्थ पद्य से, और छंद शब्द में छद धातु है जिसका अर्थ क्या होता है? आवरण अथवा ढकना। पूछा जा सकता है कि छंद का अर्थ क्या होता है, और नीचे दे दिया आपको आवरण। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आवरण होता है। दोस्तों आगे चलते हैं छंद की परिभाषा की ओर। देखिए छंद की परिभाषा, चिदाह्लाद जनकम छंद है। चिदाह्लाद जनकम छंद है मतलब मन को प्रसन्न करने वाले कारक को ही छंद कहा जाता है। जिससे हम प्रसन्न होते हैं, जिससे हमारा मन प्रसन्न होता है, उसको छंद कहते हैं। परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ये तो बस जानकारी के लिए दी जा रही है। दोस्तों आगे देखते हैं छंद के प्रकारों की बात। तो छंद दोस्तों आपको पता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद। मात्रिक और वर्णिक छंद। मित्रों यहां पर आप सभी को मैं बता दूं कि जो मात्रिक छंद है हमारा, कौन सा? मात्रिक छंद, वो एक ही रहेगा। और वर्णिक छंद, यहां पर हम जो बाकी के छंद है हमारे 13 छंद, वो वर्णिक छंद ही रहेंगे। तो आप धीरे धीरे एक एक चीज को समझना, क्योंकि अब जो चीज है वो ही आपके समझने की है। आगे छंद जैसे हम एक एक पढ़ेंगे तो ये चीज अगर आपको दिमाग में है ना तो आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है, जो भी साथी मेरे सी टेट के हैं, यूपी टेट के हैं, एमपी टेट के हैं, एच टेट के या किसी भी टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने साथियों के पास इस वीडियो की लिंक को शेयर जरूर करें। और सभी साथी जल्दी से शेयर कर दो और लाइक कर दो एक बार। चलते हैं दोस्तों बातों की ओर। छंद में प्राय 3 बातें प्रमुख होती है। कौन कौन सी होती है? पाद, यति और गण। अब मित्रों याद रखना, पाद या चरण बोलते हैं इसको। छंद के अंदर 4 चरण होते हैं। दोस्तों कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। छंद के पाद या चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। यति का अर्थ होता है रुकना। अब दोस्तों जैसे हम कोई पद्य है उसको पढ़ते हैं तो कहां पर हमें रुकना है, कहां पर थोड़ा धीरे चलना है, यह क्या होता है दोस्तों? हमारा यति होता है। गण, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, और जो गण है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे यहां पे। तो पाद कितने होते हैं छंद में? 4 होते हैं। यति का मतलब होता है रुकना, और गण कहते हैं 3 वर्णों के समूह को। दोस्तों चलिए गणों की संख्या की बात करें तो हम यहां पे मित्रों गणों की अगर संख्या की हम बात करें तो गण होते 8। अब आपको यह सूत्र याद रखना, इसके अंदर आपके सभी के सभी गण है वो समाये हुए हैं। दोस्तों
ये माता राजबान सलगा। मेरे साथ बोलिए सभी साथी, ये माता राजबान सलगा, ये माता राजबान सलगा, ये माता राजबान सलगा। मित्रों याद करो इसको, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, याद करो, यही काम में आने वाला है। ये माता राजबान सलगा, ये माता राजबान सलगा, ये याद है तो आगे हो जाएगा आपका काम। अब दोस्तों 8 गणों की हमने बात की है ना, तो देखिए ये से हो जाएगा यगण, मां से हो जाएगा मगण, तय से हो जाएगा तगण, रे से हो जाएगा रगण, जय से हो जाएगा जगण, भय से हो जाएगा बगण, न से हो जाएगा नगण, स से हो जाएगा सगण। कितने हो गए? 8 हो गए। इनसे कोई नहीं होता है, ये तो लघु और गुरु के बारे में है, लघु और गुरु के बारे में। लघु और गुरु जो मात्राएं हैं उनके बारे में इसके बाद हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, इन जैसे ही गण पढ़ेंगे गण के बाद में। तो चलिए दोस्तों इनको कैसे बनाने हम, ये आपको जो सूत्र है वो आपको याद है, तो आप इनको कैसे बनाएंगे वो चीज देखते हैं। सबसे पहले हमारा आ रहा है यगण। कौन सा आ रहा है? यगण आ रहा है दोस्तों। देखते हैं कैसे बनाए। ये हो गया यगण। अब दोस्तों ये है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों उठा लो आप यहां से। कौन कौन से दोस्तों? पहला, दूसरा और तीसरा उठा लो यहां से। देखो ये तीन, ये तीन यगण, यानी गण है, इसके अंदर 3 वर्ण होते, तो हमने पहला कौन सा लिया है? यगण लिया है। तो यगण के अंदर हमें ये माता उठाना है, ये माता। अब यहां पर ये है, ये क्या है आपका? लघु है। लघु मतलब एक मात्रिक है मित्रों। तो लघु का चिन्ह होता है आपका एक खड़ी डंडी लगानी है, और गुरु का चिन्ह एस की तरह, समझे दोस्तों, एस की तरह। ये क्या है? चिन्ह है लघु और गुरु का, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहां पे आपका ये तो हो गया लघु, मा हो गया गुरु, ता हो गया गुरु, क्योंकि गुरु आ रहा है दोस्तों, गुरु यानी दीर्घ वर्ण आ रहा है, लघु वर्ण नहीं है, दीर्घ वर्ण आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला चिन्ह। अब दोस्तों यहां पे देखिए यगण आपने बना लिया, आगे चलिए मगण की ओर। मां है तो मागण नहीं होगा, मगण होगा। मात्रा हटा दो यहां से, मगण, ये मगण रहा आपका। अब मगण को कैसे बनाएंगे मित्रों? देखिए मगण, मगण में आपको क्या करना है मित्रों? जैसे ही आप मगण में जाएं तो मगण के अंदर मातारा यानी तीन वर्ण ले लें, जिसको आप उठा रहे हैं, जो आप गण बना रहे हैं, उससे आगे के 2 उसमें और जोड़ लो। तो मातारा मगण में हो जाएगा मातारा। तीनों क्या है आपके यहां पे? गुरु है। तीनों क्या है? गुरु है दोस्तों। इसी के आधार पर आगे तगण, तो तगण बनाएंगे तो ताराज, क्या बन जाएगा? ताराज। तारा, ये दोनों गुरु, और जय लघु, ये देखिए यहां पे। आगे रे से देखते हैं तो राजभा, यहां पे क्या हो गया? राजभा। रगण, रे से रगण, राजभा, गुरु लघु गुरु हो गया दोस्तों। आगे है जय, जय बान, जगण से जबान होगा, लघु गुरु लघु। आगे है बैन से बनस, सॉरी बानस, बगण से हो जाएगा बानस, गुरु लघु लघु हो गए दोस्तों 6 तो। और 7 और 8 एक बार आप यहां पर देख सकते हैं। नगण, नगण का होगा नस्ल, यानी तीनों के तीनों क्या रहेंगे? लघु, और सगण का होगा सलेगा, मतलब लघु लघु गुरु। अब जो आगे हमारे क्या बचे हैं? लगा, क्या बचा है? ल से हो जाएगा आपका लघु, और गा से हो जाएगा गुरु। लघु यानी कि एक खड़ी मात्रा, और ये एस की तरह गुरु का चिन्ह होगा दोस्तों। बिल्कुल देसी भाषा, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूं, जिससे आसानी से साथ आप इनको क्या कर सके? याद कर सके। बस मित्रों इतना ही अनुरोध है कि यह वीडियो अगर आपने सभी मित्रों के पास नहीं पहुंचाया तो बात नहीं बनेगी दोस्तों। आगे अब जो मैंने बताया था ना कि जो मात्राओं के बारे में हम बात करेंगे, तो अब हम देखेंगे मात्राएं। मित्रों जो मैंने सूत्र बताया था आपको, ये माता राजबान सलगा, ये आपको याद करना, बाकी आपका काम हो जाएगा। और सभी मित्र है जो नोट्स बना ले साथ में, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। और बहुत सारे साथी है जो तैयारी कर रहे हैं या कोई जॉब करते हैं, तो उनके लिए नोट्स के लिए कुचमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें आप। वहां पर आपको स्टोर के अंदर संस्कृत का फोल्डर मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप सभी जो संस्कृत के हमारे 15-16 टॉपिक है, उनके ये शॉर्ट नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं।
जाइए सभी मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए और नॉर्मल चार्ज लगेगा दोस्तों, वहां पर नॉर्मल चार्ज के साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे वहां पे। चलिए दोस्तों मात्राओं के नियम देख लेते हैं। मात्राएं 3 प्रकार की होती है मित्रों। कौन कौन सी होती है मात्राएं? होती है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व को लघु भी बोलते हैं या एक मात्रिक भी बोलते हैं, दीर्घ को गुरु और द्विमात्रिक भी बोलते हैं, और प्लुत को त्रिमात्रिक। प्लुत हमारे यहाँ पे काम में नहीं आने वाली है, हमारे यहाँ पे ह्रस्व और दीर्घ यानी लघु और गुरु। अब ह्रस्व का चिन्ह होता है, देखिए ये एक खड़ी रेखा, और दीर्घ यानी गुरु का होता है एस की तरह। ये चिन्ह भी आपको याद रखने हैं दोस्तों, ज्यादा नहीं है, आपके 2 या 3 छंद है जिनके अंदर ही यह चीजें काम में आएगी। बाकी की मैं शानदार शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, जैसे देखोगे वैसे ही उत्तर निकाल लोगे दोस्तों। अब कुछ जो नियम है वो भी हम देख लेते हैं मात्राओं के दोस्तों। पहला नियम, संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु माना जाता है। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण मतलब 2 वर्ण जिसमें मिले हुए हो, उससे जो पहले वाला वर्ण होता है ना वो क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। यहां पे देखिए संयुक्त वर्ण है आपका मैब, क्या है? मैं और ब आपका संयुक्त वर्ण है। इससे पहले क्या आ रहा है? एम आ रहा है। ए यहां पे आपको एक मात्रिक मिल रहा है, क्या है? लघु है, लेकिन आगे इसके क्या आ गया मित्रों? आगे इसके संयुक्त वर्ण आ गया, तो ए आपका क्या हो गया? यहां पे गुरु हो गया। समझ गए पहला नियम? तो जैसे कक्षा, कक्षा क, आगे यहां पे देखिए क्ष है, ये आपको पता है संयुक्त वर्ण है। क्षेत्र ये क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं। तो ये क्या आपका संयुक्त वर्ण है? संयुक्त वर्ण है तो क आपका यहां पे है तो लघु, लेकिन आगे संयुक्त वर्ण आने की वजह से ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ये पहला नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम मात्राओं का क्या है? विसर्ग युक्त वर्ण गुरु माना जाता है। जिस भी वर्ण के साथ अगर विसर्ग लग जाता है, चाहे वो लघु हो चाहे गुरु हो, वो हमेशा ही गुरु ही रहेगा। यहां पे मैं के साथ विसर्ग लग गया है तो ये क्या बन गया? आपका गुरु बन गया दोस्तों। कमेंट करिए मित्रों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तीसरे नियम की ओर चलें दोस्तों, लिख लेना साथ में सभी साथी, या आप आसानी से वीडियो समझ लो। पीडीएफ है जो आपको चमन ऑनलाइन क्लासेस, नाम मात्र का चार्ज है, बिल्कुल नॉर्मल चार्ज लिया जाएगा आपसे। अनुस्वार से युक्त वर्ण गुरु माना जाता है। जो अनुस्वार से युक्त वर्ण होता है वो क्या माना जाएगा? हमेशा गुरु। जैसे यहां पे देखिए रामम, यहां पे मैं के ऊपर, मैं के ऊपर आपको क्या मिल रहा है? अनुस्वार मिल रहा है ना दोस्तों यहां पे। तो ये जो आपका मैं है ये लघु है, लेकिन अगर अनुस्वार लग गई तो ये क्या माना जाएगा? आपका गुरु माना जाएगा। आगे देखिए, दीर्घ वर्ण को भी गुरु माना जाता है। ये तो मैंने पहले बता दिया आपको। जैसे कि यहां पे हमने लता लिखा है, यहां पे ये तो आपका क्या ह्रस्व है, ये क्या दीर्घ, तो ह्रस्व है, ये तो क्या लघु, और ये आपका क्या हो गया? गुरु हो गया। पांचवें नियम की ओर चलते हैं। पांचवा नियम क्या है दोस्तों? पद के अंत में आवश्यकता अनुसार लघु व गुरु मान लिया जाता है। जो जैसे जैसे हम यहां पे उदाहरण देखेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कौन से को लघु मानेंगे, कौन से को गुरु मानेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम छंदों की। दोस्तों कुल 14 छंद आपको मैं यहां पे बताऊंगा। पहला हम देखेंगे मात्रिक, फिर देखेंगे वर्णिक। तो चलते हैं दोस्तों मात्रिक छंद की ओर। एक बार फिर अनुरोध, जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दो मित्रों। मात्रिक छंद एक आर्या ही आपका छंद है, जो क्या है? मात्रिक छंद है। इसको आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है दोस्तों। आर्या, पहले तो हमने इसके अंदर पद या चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 लाइनें होती है, ये समझ लो, ये 4 लाइनें होगी। ये आपका क्या है? एक आर्या छंद हम देख रहे हैं कैसे बनेगा। इसके अंदर पहली लाइन और तीसरी लाइन पर पहला और तृतीय पाद या चरण है, उसके अंदर 12-12 मात्राएं होगी। आपको जो मात्राएं हैं वो गिननी है पहले में और तीसरे के अंदर। जैसे ही आप इन मात्राओं को गिनोगे तो आपको 12-12 दोनों के अंदर मात्राएं मिलेगी। पहले में भी 12 और तीसरे में भी 12 मिलेगी। अब जो दूसरा है ना आपका यहाँ पे, ये दूसरा पाद या दूसरी लाइन है ना आपकी, उसके अंदर 18 मात्राएं आपको मिलेगी। कितनी मात्राएं? 18 मात्राएं। दूसरे के अंदर 18 मात्राएं। और चतुर्थ जो आपका चौथा लाइन या चौथा पाद है, उसके अंदर आपको 15 मात्राएं मिलेगी। तो कितने कैसे होगी मात्राएं दोस्तों? कुल मात्राएं कितनी हो जाएगी आपकी? 57 मात्राएं हो जाएगी। एक बार फिर बताऊं दोस्तों आपको, तो पहले में 12,
दूसरे में 18, तीसरे में 12, चौथे में 15। यह नियम रहेगा आपका 12, 18, 12, 15। पहला चरण या पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद। 12, 18, 12, 15। बोलिए 3-4 बार, आर्या छंद याद हो जाएगा। 12, 18, 12, 15, 12, 18, 12, 15 याद हो जाएगा आसानी से आपको। अब उदाहरण देखते हैं दोस्तों इसका। उदाहरण देखिए, आपरितोषाद विदुषा। पहले में गिनिए दोस्तों, गिनिए इसके अंदर। यहां पे देखिए आ है तो गुरु है, प क्या है आपका लघु है। यहां पे री आपके यहां पे जो मात्रा मिल रही है वो अश्व मात्रा मिल रही है, एक मात्रा मिल रही, छोटी मात्रा मिल रही है, मतलब ये भी क्या आपका लघु है। तो क्या है आपका गुरु है। सा आपका गुरु है। द हलंत लगा हुआ, इसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पहले बता रहा हूं हलंत को मात्राएं नहीं होती है। हलंत के साथ कोई मात्रा होती है क्या? नहीं होती है। आगे देखिए वी आपका लघु है, दू लघु है, सा क्या है आपका गुरु है। अब गिनिए दोस्तों, यहां पे देखिए जो गुरु है उसमें 2 मात्राएं गिननी है और जो लघु है उसमें 1 मात्रा आपको गिननी है। तो यहां पे लघु कितनी है? 1 2 3 4, 4 तो हो गए लघु और 4 ही आपके 1 2 3 4 गुरु है। तो 4 जो गुरु की 2 मात्राएं, जो 4 की कितनी हो जाएगी? 8। कितनी हो गई? 12 हो गई। इसी प्रकार चलिए दोस्तों नीचे में, नीचे देखिए, यहां पे देखिए 1 लघु 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 लघु, आगे देखिए लघु लघु गुरु गुरु। अब गिनिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पे कहीं पर हमने कोई शब्द छोड़ दिया है दोस्तों, जिसके अंदर हाँ ये रहा दोस्तों, ये आपका क्या होगा? गुरु होगा। क्यों होगा? इसके आगे क्या आ रहा है? संयुक्त वर्ण आ रहा है, इस वजह से यह आपका क्या हो गया? गुरु होगा। तो हो गई ना 12 इसके अंदर भी। तो पहले में 12, तीसरे में 12, मतलब हमेशा यह आर्या छंद ही होगा, जिसमें पहले और तीसरे में आपको समान 12-12 मात्राएं मिल जाए तो बाकी गिनना ही मत, आपका आर्या छंद ही होगा दोस्तों। यही है आपका मात्रिक छंद दोस्तों। अब आगे चलते हैं और वर्णिक छंद। इतनी शानदार ट्रिक रहेगी आपकी, बस कुछ सेकंड में आप पहचान जाओगे। चलते हैं दोस्तों वर्णिक छंदों की ओर। वर्णिक छंदों के अंदर आपका पहला छंद है अनुष्टुप। कौन सा है मित्रों? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद दोस्तों, अनुष्टुप यहां पे नाम से अनुष्टुप यानी 8 वर्ण, इसमें 8 वर्ण रहेंगे। 8 वर्ण यानी जो 4 चरण रहेंगे उनमें 8 8 8 8 वर्ण यूज होंगे। तो कुल कितने? 4 पाद है तो कुल 32 वर्ण इसके अंदर होंगे। इनका आपको काम में नहीं लेना है दोस्तों। आपको अगर पहले चरण दूसरे चरण में 8-8 वर्ण मिले ना तो आप वहां पे अनुष्टुप कर देना, मेरा कहना है, मान लेना दोस्तों। बाकी दोस्तों जो नियम है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, देख लें आगे। पाद में 5वां व 6वां वर्ण लघु व गुरु होगा। 5वां लघु व 6वां गुरु। अब दोस्तों ये तो है सभी पादों के लिए, पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों लाइनों के लिए। ये तो 5वां और 6वां, 5वां तो आपका लघु होगा, 6वां आपका गुरु होगा। 7वां जो वर्ण होगा ना वो दूसरे और चौथे पाद में तो लघु होगा और पहले और तीसरे पाद में क्या होगा? गुरु होगा। इन चीजों को आप उतना डीपली मत लो, उतना याद मत करो। आप तो बस इतना याद करो कि अनुष्टुप के अंदर कुल वर्ण कितने होने हैं? 8 वर्ण। चारों जो हमारे पाद होंगे, चरण होंगे, लाइनें होगी, उनके अंदर 8-8 वर्ण होंगे चारों के अंदर। अब यहां पे उदाहरण में देख लें आप। ये जैसे देखिए दोस्तों, सेले सेले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र है, चंदन न वने वने। अब गिनिए दोस्तों कितने बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो आपका ये अलंत वाला है ना उसको नहीं गिनना है, जो पूरे वर्ण बन रहे हैं उनको ही गिनना है। तो देखिए सेले में 2, सेले में आगे 2, 4 हो गए, न 5, माणी ये 3 हो गए तो 8 हो गए। पहली लाइन में 8, दूसरी में चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए 8। तीसरी में चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसी प्रकार देखिए इसमें
1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब मित्रों इतना याद रख लो, अनुष्टुप छंद में जो आएगा उसके अंदर चारों चरणों में 8 8 वर्ण होंगे। वर्ण गिनना आपको पता करना है दोस्तों, ये नहीं कि आप अगर हलंत वाला दिया वो आधा वर्ण मिले आपको, आप उसको भी गिन ले, उसको नहीं गिनना है दोस्तों, ये चीज याद रखनी है। यह आपका अनुष्टुप है दोस्तों। आगे चलिए तीसरे में इंद्र वर्जा की ओर। कौन से की ओर दोस्तों? अब मित्रों इंद्र वर्जा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, इनके अंदर क्या होते हैं? 11 11 11 वर्ण होते हैं। समझ गए मित्रों? तो 3 है इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा और उपजाति, 11 11 वर्ण होते हैं। अब इनको कैसे सोल्व करें? सर आपने अनुष्टुप में तो बता दिया कि 8 चरण गिन लो, पता चल जाएगा। इंद्र दोस्तों, इंद्र क्या होता है? सबसे बड़ा भगवान मानते हैं हम इंद्र को। यह मानकर चलो इंद्र क्या है? हमारा सबसे बड़ा भगवान है। क्या है? सबसे बड़ा भगवान। तो इंद्र वर्जा में 11 वर्ण होंगे और कुल वर्ण चारों चरणों में कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। तो इंद्र सबसे बड़ा हमारा भगवान है, तो इसका पहला वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। क्या होगा? गुरु होगा दोस्तों। देखिए यहां पे चलिए, अर्थो ही कन्या परकीय एव। अब मित्रों यहां पे समझिए, यहां पे जो आपका अ है, अ के आगे जो रथो आ रहा है, ये क्या संयुक्त हो गया, 2 वर्ण मिले हुए हैं ना इसके अंदर, तो अ आपका क्या हो गया? गुरु हो गया। ये मैंने नियम पढ़ाया आपको पहले, तो ये क्या हो गया आपका? गुरु हो गया। अब यहां पे ये गुरु है। अब पहले तो वर्ण गिनते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो गिनिए वर्ण दोस्तों। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने हुए? 11 वर्ण। अब 11 वर्ण आपने गिन लिए। अब आपके सामने आया कि ये इंद्र वर्जा होगा, उपेंद्र वर्जा होगा या उपजाति होगा। ये दिक्कत आ गई आपके सामने। तो इंद्र वर्जा, इंद्र भगवान सबसे बड़े भगवान, मतलब सबसे बड़े हैं, मतलब इसका जो छंद पता करेंगे तो पहला वर्ण क्या होगा? गुरु। अब चलिए दोस्तों पहले वर्ण में, यहां से चलिए हम पहले वर्ण में। पहला वर्ण यहां से देखिए। अब यहां पे मित्रों आगे संयुक्त वर्ण आ रहा है, मतलब ए क्या होगा आपका? गुरु होगा। गुरु क्या है आपका? पहला वर्ण। मतलब ये कौन सा छंद हुआ यहां पे? 11 में इंद्र वर्जा हुआ। आ गया समझ में? इंद्र वर्जा। अब दूसरा यानी कि 11 वर्ण वाला दूसरा हमारा जो छंद है वो है उपेंद्र वर्जा। कौन सा है दोस्तों? उपेंद्र वर्जा। देखिए इसी में भी 11 वर्ण है, तो कुल 44 वर्ण हो गए। पहचाने कैसे? इंद्र वर्जा तो सर आपने बता दिया कि सबसे बड़ा इंद्र, मतलब पहला वर्ण गुरु बड़ा होगा। इसमें क्या होगा? उपेंद्र, यानी कि ये इंद्र से छोटे हैं, मतलब इनमें जो पहला वर्ण होगा, एक जिस प्रकार हमने इंद्र वर्जा देखा है ना, इंद्र वर्जा के अंदर जो चारों चरण रहेंगे ना, चारों पाद, उनमें चारों पादों के अंदर पहला वर्ण हमेशा आपका गुरु होगा, बड़ा होगा। और उसी प्रकार उपेंद्र वर्जा के अंदर जो पहला वर्ण होगा आपका लघु, चारों चरणों के अंदर पहला 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 वर्ण क्या होगा? लघु होगा दोस्तों। यह चीज याद रखनी है। जैसे देखिए यहां पे तौमेव माता च पिता तौमेव। अब पहले तो गिनने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 तो है। अब इसको पहचाने कैसे? इंद्र वर्जा है, उपेंद्र वर्जा है या उपजाति है? तो देखिए कैसे पहचानते हैं। आइए पहले वर्ण में। पहला वर्ण देखिए ये क्या है आपका? अब यहां पे तय तो आपका आधा है, मतलब इसको तो हटा दो। आगे बचा वह के आगे जरूर देख लेना, क्योंकि कंफ्यूज इंद्र वर्जा उपेंद्र वर्जा में यहीं पे होगा। आपको आगे संयुक्त वर्ण मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपके पहला वर्ण गुरु हो जाएगा। लेकिन यहां पे में मिल रहा है, संयुक्त वर्ण नहीं मिल रहा है, मतलब वह क्या है आपका? लघु है। अगर वह लघु है तो इसमें कौन सा छंद होगा? उपेंद्र वज्रा होगा। ऑप्शन सही मान लो ये दोस्तों। यह है चौथा छंद उपेंद्र वर्जा। आगे चलते हैं पांचवें छंद की ओर, उपजाति की ओर। और उपजाति भी इन्हीं का रूप है, इंद्र वर्जा और उपेंद्र वर्जा। 11 वर्ण इसमें होते हैं, कुल वर्ण 44 होंगे। इंद्र वर्जा व उपेंद्र वर्जा का ये क्या होता है? मिश्रित होता है। जो 4 चरण लेते हैं मित्रों, 1 2 3 4, इसमें क्या होगा? पहला जो वर्ण होते हैं ना, इनमें से
लघु भी मिलेगा, गुरु भी मिलेगा। चारों चरणों में एक में गुरु आ गया तो तीन में लघु आ जाएगा, दो में गुरु आ गया दो में लघु आ जाएगा, तीन में गुरु आ गया तो एक में लघु आ जाएगा। इस प्रकार इसके अंदर आपको जो पहला आपका वर्ण रहेगा वो लघु भी मिलेगा एक चरण में, और दूसरे चरण में, तीसरे चौथे में एक में गुरु, लघु और गुरु दोनों मिलने वाले हैं। यहां पे चलिए दोस्तों, पहले तो मित्रों आपके सामने जैसे ही इस प्रकार आएगा दिया हुआ, या तो इतना बड़ा आ सकता है या सीधी एक लाइन ही आपको, एक चरण ही दिया हुआ आ सकता है। अगर आपको उपजाति का दिया जाएगा ना तो चारू के चारू, और आपको पता है पद्य से आपको प्रश्न सोल्व करवाए जाते हैं तो उसी में आपको छंद पूछा जाता है, तो इतना बड़ा ही आपको दिया जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके अंदर कितने वर्ण है वो गिनने, पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन आप पहली दूसरी में गिन लेना, बाकी रहने देना। मित्रों समझे, पहली पहली गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 है। इंद्र वर्जा है, उपेंद्र वर्जा है, उपजाति है, वो हम पता करते हैं। तो दोस्तों यहां पे पहले में आइए, पहला क्या है आपका, ये क्या होता है, गुरु होता है। ये क्या है आपका, गुरु है, ये पाजत्ते आ गया, ते भी क्या आपका गुरु है। मैं आ गया है, लेकिन मैं के आगे देख लेना क्या है, नु है। यहां पे संयुक्त नहीं आ रहा है ना नु के अंदर, तो मैं आपका क्या है, लघु है। गुरु 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 लघु मतलब उपजाति। इंद्र वर्जा भी आ रहा है, उपेंद्र वर्जा का मिश्रित रूप है, दोनों आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, उपजाति हो गया दोस्तों। आगे चलिए, छठवां है हमारा वंशस्थ। वंशस्थ क्या कहता है दोस्तों, वंशस्थ भुजंग पर्यात और द्रुत विलंबित, ये तीन छंद है जिनके अंदर 12 वर्ण मिलेंगे आपको चरणों के अंदर, चारों चरणों में 12 वर्ण मिलेंगे। तो वंशस्थ, भुजंग पर्यात और द्रुत विलंबित। अब जो हमने गण पढ़े थे ना, गण है दोस्तों, गण पढ़े थे वो आपका यहीं पर काम आएगा, वंशस्थ, भुजंग पर्यात और द्रुत विलंबित में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि चीज को। सबसे पहले आया हमारे वंशस्थ, 12 वर्ण होंगे और चारों चरणों के अंदर कुल कितने हो जाएंगे, 48, 12 × 4 48। अब मित्रों यहां पे आपको पहला गण यानी पहले 3 दिए जाएंगे ना, ये पहले 3 वर्ण होंगे ना, वहां पर जगण होगा, और जगण का जो चिन्ह होता है वो होता है लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, मतलब जो पहले 3 है ना, तय था से, इनके अंदर ये चीज काम करनी चाहिए। अगर ये आपकी चीज यहां पर काम कर रही है ना, तो ये आपका वंशस्थ हो जाएगा। तथा समक्षम दहवा मनोभाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 12 वर्ण। अब ये है वंशस्थ, भुजंग पर्यात है या वसंत तलिका है, सॉरी वसंत तलिका में 14 वर्ण होते हैं, वंशस्थ है, भुजंग पर्यात है या द्रुत विलंबित है, ये कौन सा है ये आपको देखना है। तो देखिए मित्रों एक बार ध्यान से, यहां पे हमें 3 वर्ण उठाने, 3 हमारे आया तथा से, और हमें यहां पे गण कौन सा काम में लेना है, जगण। जगण का मतलब लघु गुरु लघु, ये लघु ये गुरु ये लघु हो गया दोस्तों। मतलब यहां पे कौन सा आपका छंद काम कर रहा है, वंशस्थ काम कर रहा है। ये तो हो गया आपका जगण से वंशस्थ। बात करते हैं भुजंग पर्यात की। भुजंग पर्यात में भी 12 वर्ण होते हैं और कुल 48 हो गए। यहां पर आपका जो गण होगा वो यगण होगा। यगण मतलब लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। यहां पे जो आपका गण होगा वो कौन सा होगा, यगण। यगण का चिन्ह क्या होता है, लघु गुरु गुरु। देखिए पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। अब मित्रों यहां पे आप पहले 3 उठाइए, महेश, मैं लघु, हे गुरु, से के साथ विसर्ग लगा हुआ है, मतलब ये भी क्या है, गुरु। तो यहां पे आपका यगण काम कर रहा है, यह माता यगण काम कर रहा है मित्रों। तो यहां पर कौन सा छंद हो गया, भुजंग पर्यात छंद हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 8वें के अंदर। 8वां है हमारा द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण होते हैं और कुल कितने होते हैं, 48 वर्ण होते हैं दोस्तों। देखिए यहां पे जो आपका गण काम करेगा वो है नगण। नगण का मतलब तीनों लघु रहेंगे। यहां पे पहले तीनों वर्ण यहां पे लघु रहेंगे। नवल पलास, नव पलास पलास वन पुर है,
ये है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण आ रहे हैं इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे पहचाने कैसे, न व प, तीन ये पहले तीन वर्ण है दोस्तों। न आपका लघु है, वह आपका लघु है, प आपका लघु है, मतलब ये आपका यहाँ पे नगण काम कर रहा है। नगण अगर यहाँ पे काम कर रहा है, 12 वर्ण है, तो ये क्या होगा आपका द्रुत विलंबित होगा दोस्तों। ये हो गए 12 वर्ण वाले। आगे चलते हैं, वसंत तलिका। वसंत तलिका है एक ही छंद है जिसके अंदर 14 वर्ण माने गए। इसमें 14 वर्ण और कुल चारों चरणों के अंदर कितने हो जाएंगे, 56 वर्ण हो जाएंगे। अब इसका समझिए दोस्तों, रात्रि गमिष्यति भविष्यति शुभ प्रभातम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहां पे मैं को नहीं गिना जाएगा, हलंत लगा हुआ है। यहां पे आधा स ये भी नहीं गिना जाएगा, ये भी नहीं गिना जाएगा। तो हो गया दोस्तों 14 वर्ण। 14 वर्ण जहां पर भी आपको दिखाई दे, आपको सीधा सीधा वसंत तिलका करना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है वसंत तिलका। आगे चलते हैं 10 नंबर पर मालिनी। मालिनी के अंदर 15 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 15 वर्ण मालिनी के अंदर होते हैं दोस्तों। तो कुल कितने हो जाएंगे, 60 वर्ण। चारों चरणों में 60 वर्ण हो जाएंगे। अब देखिए, अतुलित बलधामम हेम सैलाब देहम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए 15, मतलब मालिनी। 15 दी के मालिनी कर देना दोस्तों। आगे चलते हैं 11 नंबर के छंद की ओर। 11 नंबर का हमारा छंद है मंदाक्रांता और शिखरिणी। मंदाक्रांता और शिखरिणी ये दो छंद है जिसमें 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता है तो 17 वर्ण है, शिखरिणी इसमें भी 17 होंगे। अब मित्रों यहां पे आपको याद रखना, मंदाक्रांता ये तो है आपका माउंट एवरेस्ट में से माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, यानी कि पहला वर्ण आपको क्या करना है, यहां पे गुरु देखना है। अगर शिखरिणी देखना है तो छोटी मोटी यानी चोटियां हैं, तो क्या होगा, लघु होगा। मंदाक्रांता यानी मतलब माउंट एवरेस्ट। समझ गए दोस्तों, 17 वर्ण होंगे, कुल 68 वर्ण होंगे। पहला वर्ण आपका गुरु होगा। पहले वर्ण गिन लो, इस जैसे दिया गया मैं उदाहरण इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 आगे या तो मंदाक्रांता है या शिखरिणी है, दो में से, ये तीसरे में से तो है नहीं दोस्तों, ये दो ही मिलेंगे आपको 17 है तो। अब पहले में आइए, यहां पे पहला वर्ण उठाइए। पहला सा क्या है आपका, गुरु है। गुरु है मतलब मंदाक्रांता ही इसके अंदर होगा। तो 17 वर्ण आपको दिखाई दे और पहला वर्ण आपको गुरु दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे, दीर्घ दिखाई दे, तो वहां पे मंदाक्रांता होगा दोस्तों। आगे चलते हैं 12वें की ओर। 12वां है हमारा शिखरिणी। इसमें भी 17 वर्ण, कुल 68 वर्ण होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, पहला वर्ण आपका लघु होगा। जैसे यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आगे 17, मतलब या तो मंदाक्रांता होगा या शिखरिणी होगा। यहां पे देखिए पहले में आइए, मैं क्या आपका, मैं क्या बाद में कोई संयुक्त वर्ण आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं आपका क्या होगा, यहां से लघु होगा। अगर लघु है तो ये कौन सा होगा, शिखरिणी होगा दोस्तों। आगे चलते हैं 13वें के अंदर। 13वां है हमारा शार्दूल विक्रीडितम। बहुत ही सिंपल है, 13वां शार्दूल विक्रीडितम। इसके अंदर 19 वर्ण होते हैं और कुल 76 वर्ण होंगे। देखिए जो हमें जैसे लगाकर दिया गया, इसमें देख लें कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 हो गए मित्रों, 19। तो यहां पे अगर 19 वर्ण आपको जिस भी छंद में, जिस भी आपको पद्य में दिखाई दे, वहां पर आपको शार्दूल विक्रीडितम करना है दोस्तों। और अंतिम हमारा छंद है वो है स्त्रगद्रा। इसमें 21 वर्ण होते हैं और कुल 84 वर्ण चारों चरणों के अंदर होते हैं। तो गिनिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। 21 वर्ण आपको मिल रहे हैं जो आपके पद्य है उसमें, तो वहां पर आपका कौन सा होगा? स्त्रगद्रा होगा दोस्तों ये संस्कृत की हमारी दूसरी क्लास थी जिसके अंदर हमने छंद पढ़े। पहली क्लास में हमने पढ़ा था प्रत्यय की ट्रिक। दोनों ही ट्रिकें आपके सामने मैंने रख दी है और प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत ट्रिक से। रीड, सीटेट, एंस्टेट, यूपीटेट, एमपीटेट, बीटेट सभी के आगे नाम लिखे गए हैं। उस प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो आप देखोगे। कैसा लगा ये क्लास? अब जल्दी से कमेंट करके बता दो, और जिन मित्रों ने अभी तक शेयर नहीं किया वो जल्दी से इसको शेयर करते जाइए। शेयर नहीं किया, शेयर करो अधिक से अधिक सभी मित्र। कैसा लगा कमेंट करिए जल्दी से, सभी साथी कमेंट कर दे। आज की क्लास कैसी लगी? आपका प्यार ही बताएगा नेक्स्ट क्लास कैसी और कैसी ट्रिक के साथ आगे लेकर आऊं दोस्तों। समास, संधि, कारक सभी बाकी है दोस्तों भी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।